Morning everyone. Today we are going to revise chapter 2 unit and measurement. Here we will discuss all the important points and all the important formulas concept of this chapter from which you can revise this chapter very properly. So you all listen all the points very carefully, and after observing, after watching, you revise yourself. So let's start with the first point. पहले हम बात करते हैं सबसे पहले what is the physical quantity. Physical quantity, you know that in science, in physics, so many quantities are there. You are finding out them, you are measuring that. So all those quantities which can be measured directly or indirectly, and in terms of which the laws of physics can be expressed, are called physical quantity. क्लियर कि हम किस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, मीन्स विच कैन बी मेजरेबल. जो मेजरेबल हो, मेजरेबल मीन्स या तो हम उसको डायरेक्टली मेजर कर सकें या तो इनडायरेक्टली. जैसे मास है, हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं विद द बैलेंस. और हमारे पास मान लीजिए एक्सेलरेशन, तो दैट तो वी कैन नॉट मेजर डायरेक्टली. तो हम उसको मान लीजिए वेलोसिटी हम पता कर लेते हैं, टाइम पता कर लेते हैं, देन वी कैन मेजर द acceleration, then we can find out the force, mass multiplied by acceleration. So all the quantity which can be measured directly or indirectly is known as the physical quantity, and which also validate the law of the physics. Law of physics, so many are there. Law of momentum, generation of momentum, law of force, Newton's law of motions, all the formulas are there. So if that formula is satisfied, which you are measuring the quantity, and all the quantity which can be measured by directly or indirectly, means for a quantity to be physical quantity, what should be the condition? That should be measurable, either directly or indirectly, or that should follow the law of physics. Clear? ये हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े. अब हम बात करते हैं फिजिकल यूनिट. क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल यूनिट? द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the physical quantity of same kind is called a physical unit. इसका मतलब समझते हैं. जैसे हम बात करते हैं 5 मीटर की, किसी भी चीज की लेंथ अगर हम बात करते हैं कि 5 मीटर है, तो वहां पे मीटर क्या है? मीटर इज सम अमाउंट ऑफ लेंथ. कुछ एक लेंथ होगी, सम स्टैंडर्ड लेंथ होगी, जिसको हम बोलते हैं यूनिट. एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है दैट शुड बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर एंड दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, कि 1 मीटर इतना होगा. 1 kg इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द मास. ठीक, 1 न्यूटन इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द फोर्स. तो ये क्वांटिटी जो होती हैं, एंड अब हम बात करते हैं 5 kg की, तो मीन्स दैट kg 1 kg इज 5 टाइम्स इन दैट बॉडी या ऑफ दैट बॉडी. तो इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल यूनिट, कि जो एक स्टैंडर्ड अमाउंट, मतलब स्टैंडर्ड अमाउंट होना चाहिए, दैट शुड बी सेम फॉर एवरीवन एंड एवरीबॉडी. द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी. सपोज दैट जैसे मास हम मेजर कर रहे हैं तो किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया. तो ये सब क्या होता है? दैट फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, मेजर करने के लिए जो भी हम स्टैंडर्ड अमाउंट लेते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल यूनिट. क्लियर? और जैसे मान लीजिए मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी और फिर मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ द यूनिट. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए. दिस रिलेशन, measure of a physical quantity
इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ द यूनिट। सपोज दैट मैंने हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 5 मीटर। 5 मीटर इसका मतलब क्या है, 5 इज सम न्यूमेरिकल क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी 5 टाइम्स, और ये मीटर क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ये साइज ऑफ द यूनिट। 1 मीटर सपोज दैट मान लीजिए इतना, अगर 1 मीटर हमारी स्टैंडर्ड है वैल्यू, तो ये क्या होगा इन दैट लेंथ, अगर जिस चीज की भी अगर लेंथ हम 5 मीटर माने हैं, तो ये इतना, ये क्या होगा, दिस विल बी 5 टाइम्स देयर, ये वैल्यू 5 गुना वहां पे होगा, 5 टाइम्स होगा, तो उसकी लेंथ हम बोलेंगे 5 मीटर। अगर यही 10 टाइम्स वहां पे है तो हम बोलेंगे 10 मीटर। ये लेंथ अगर वहां पे 15 टाइम्स है तो वी विल से दैट कि 15 मीटर। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे फोर्स मेजर कर रहे हैं तो हम न्यूटन में बोल रहे हैं, तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 10 न्यूटन की, तो 1 न्यूटन कुछ वैल्यू होगा जो कि 10 टाइम्स इंक्लूडेड है। हम बात कर रहे हैं 100 केजी की, मतलब 1 केजी सम अमाउंट है विच इज इंक्लूडेड, विच इज 100 टाइम्स देयर, तो उसी को हम बोलते हैं n इंटू यू। मतलब n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, एंड u इज द साइज ऑफ द यूनिट। ये इंपॉर्टेंट हमेशा रिलेशन याद करिएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड 2 थिंग्स, एक हमें न्यूमेरिकल वैल्यू उसका होना चाहिए और एक उसकी यूनिट होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 भी हो सकता है, 1 मीटर अगर है लेंथ तो 1 मीटर हो जाएगा, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, फ्रैक्शंस में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, तो दैट में बी द डिफरेंट, और उसके साथ हम यूनिट जोड़ देते हैं तो दैट क्वांटिटी वी विल गेट। अब इसी में बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज ऑफ द n और u में क्या रिलेशन है। अब मान लीजिए अगर हम 5 मीटर की ही बात लें तो 5 मीटर इज इक्वल टू सेम, ये क्या है, 5 को हम कर दें 500 सेंटीमीटर, 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 मीटर, ये हमारा क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, तो ये देखिए 5 से ये 500 हो गया, और ये मीटर से जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है, मीटर इज द लार्जर यूनिट ऑफ द लेंथ, सेंटीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ द लेंथ। तो यह जब हम इसको स्मॉल करते हैं, यूनिट को जब हम स्मॉल करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू विल इंक्रीजेज इफ यू इज डिक्रीजेज। इसका उल्टा कर लें, अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो 500 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर हम यूनिट को बड़ा करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बड़ा करते हैं तो यूनिट छोटी होती है। क्लियर, या यूनिट छोटी करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाता है। मीन्स हाउ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट आर रिलेटेड, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखिए ये लिखा हुआ है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू n ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is inversely proportional to the size of the unit, means n is inversely proportional to u. Clear? या हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं n बराबर सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई u, 1/u, तो nu बराबर कांस्टेंट, मतलब ये इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब सेम वैल्यू होता है। 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर बराबर 5000 मिलीमीटर बराबर सेम लेंथ आएगी। तो वही चीज कह रहा है कि n और u का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, बट n एंड u आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब इसको हम चाहें तो ये हम लिख सकते हैं यानी u1 बराबर n2 u2। n1 मान लीजिए 5 मीटर है, u1 क्या है, मीटर है, n2 500 है, u2 क्या है आपका सेंटीमीटर है। जैसे हम 1 kg की बात करें या 5 kg की बात करें, ये हम लिख सकते हैं 5000 ग्राम। तो n1 ये देखिए, ये हमारा 5 है तो ये 5000 हो गया, जब किलोग्राम से हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये n1 हो गया, ये u1 हो गया, ये n2 हो गया, ये u2 हो गया, बट दिस विल बी द सेम वैल्यू ना, सेम क्वांटिटी विल बी मेजर्ड, सेम अमाउंट विल बी देयर, यहाँ पे भी सेम अमाउंट विल बी देयर। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ n1 u1 इज सेम, इज कांस्टेंट, but n is direct inversely proportional to the unit. Numerical value is inversely proportional to the unit. मतलब हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया, एंड हाउ वी मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, हाउ वी एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट, एंड हाउ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट आर रिलेटेड टू ईच अदर, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज ए ऑलवेज कांस्टेंट, n और u इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट, या n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक, तो ये चीज हो गया, हमने पढ़ लिया फिजिकल क्वांटिटी और ये।
अब हम बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म, फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी? इसको पढ़ते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी which can be treated as independent of the other physical quantity. So many physical quantity याद है, आपने पढ़ा होगा। जैसे मास भी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ भी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास फोर्स भी है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी, सो मेनी याद है। तो आपने देखा होगा कि जो मास होता है, मास को हम किसी और क्वांटिटी से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। मास इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। लेंथ क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, मतलब दैट क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो होता है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी, टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी। तो मीन्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, क्लियर। तो ये चीजें जो क्वांटिटी डिपेंड करती है उसको हम आगे बात करेंगे, उसको डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। बट जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी सिस्टम, एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी एंड आर not usually defined in terms of the other physical quantity that is known as the fundamental quantities. Clear? कि फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ऑल दैट क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट एंड विच कैन नॉट बी derived from the other quantity, which cannot be defined in terms of the other quantity. जैसे आप पता होगा, आपने न्यूटन्स डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं ना कि 1 kg की अगर बॉडी है और उसमें एक्सेलरेशन अगर मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है, तो देन वी से दैट कि 1 न्यूटन। ऐसे सो मेनी डिफिनेशंस आपने पढ़ा होगा। करंट में भी पढ़ते हैं कि 1 कूलम का चार्ज अगर 1 यूनिट टाइम में अगर फ्लो करता है तो वी से दैट कि 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो ऐसे में आप देखिए, एम्पियर को आपने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ द कूलम एंड टाइम, वेलोसिटी को आपने एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। एक्सेलरेशन अगर हम डिपेंड मेजर करते हैं तो वी आर सेइंग दैट कि इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये सब डेराइव्ड क्वांटिटी होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी आर विच आर इंडिपेंडेंट ऑन द अदर क्वांटिटी, विच आर इंडिपेंडेंट, which does not depend on any other quantity and which cannot be defined in terms of the other physical quantity that are known as the fundamental quantities. And how many are fundamental quantities are there? We have 7 fundamental quantities. 7 आप नाम याद रखेंगे कि which are the 7 physical fundamental quantity. उसमें आपका आता है mass, length. Mass is the physical quantity, length is the physical quantity, time is the physical quantity, इलेक्ट्रिक करंट इज द फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर। ये 7 क्वांटिटी जो हैं, इन क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। 2 और हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, उसकी हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन? टाइम, मास से स्टार्ट करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? आप याद रखेंगे, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। derived quantity जो fundamental quantity न हो, which can be expressed in terms of the fundamental quantity, which can be derived from the fundamental quantity, which can be defined in terms of the fundamental quantity. That quantity are known as the derived, that quantity are known as the derived quantity. ये चीज हो गया हमारा derived quantity के बारे में। डिस्कस करते हैं। What is the fundamental unit? The physical unit which can neither be derived from one another nor they can be further resolved into more simpler unit, उसको बोलते हैं fundamental unit. And the unit of fundamental unit का मतलब क्या हो गया कि
जो भी यूनिट ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो भी हमने 7 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट को हम सिंपली बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। या हम ये कह सकते हैं कि दैट क्वांटिटी दैट यूनिट विच कैन नॉट बी डिराइव्ड, विच इज इंडिपेंडेंट, which does not depends on any other physical unit and which cannot be expressed in terms of the other physical unit। क्लियर? तो ये हमारी जैसे कि यूनिट ऑफ लेंथ हो गया, यूनिट ऑफ मास हो गया, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ luminous intensity, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑल दीज आर द फंडामेंटल यूनिट। क्लियर? तो जो भी यूनिट होगी फंडामेंटल क्वांटिटी की, दैट इज द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 6, डेराइव्ड यूनिट। जो भी डेराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास है, सो मेनी डेराइव्ड क्वांटिटी आर देयर लाइक वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, पोटेंशियल। ठीक? तो इन सब की जो भी यूनिट होती है, that unit are known as the derived unit and that can be expressed in terms of the fundamental unit। clear? तो fundamental unit are the unit of the fundamental quantity and derived unit are the unit of the derived quantities, derived physical quantities। clear? or this can be expressed in terms of the fundamental unit। next हमारे पास है पॉइंट 7, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आप थोड़ा सा नाम जान लीजिए, बेसिक नॉलेज है, जिस यू शुड नो। सो मेनी फिजिकल क्वांटिटी आप यूज करते हैं और सिस्टम ऑफ यूनिट भी अलग अलग यूज करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर ये हमें पता होना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट। इस चैप्टर में हमें जरूरत पड़ती है सिस्टम ऑफ यूनिट को हमें चेंज करने की। तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। तो सबसे पहले हमारा है सीजीएस सिस्टम। ठीक? या इसी को बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। सीजीएस सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम का क्या मतलब है कि ऐसा फिजिकल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। तो ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को अगर हम मेजर करें किसमें, सेंटीमीटर में, टाइम को मेजर करें सेकेंड में, और मास को मेजर करें ग्राम में। ठीक? लेंथ इज इन सेंटीमीटर, मास इज इन ग्राम, टाइम इज इन सेकेंड, दैट सिस्टम इज नोन एज द मैट्रिक सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। क्लियर? आप इसको याद रखेंगे। दूसरा हमारे पास है फुट पाउंड सेकेंड, या इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, एफपीएस सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपका फुट लेंथ जो मेजर किया जाता है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द फुट, मास इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन। तो एफपीएस सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है कि एफ मीन्स फुट, मीन्स मास इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द लेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द फुट, मास को हम मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो ब्रिटिश सिस्टम एफपीएस सिस्टम का ये सिस्टम है जिसमें लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। अब नेक्स्ट आपका है एमकेएस सिस्टम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली हम इसी सिस्टम को यूज करते हैं, एमकेएस सिस्टम को। इसमें क्या होता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। मतलब ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हम मास को मेजर करें किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करें मीटर में, और टाइम को मेजर करें सेकेंड में, दैट इज द एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। 3 हमने पढ़ लिया, सीजीएस या मैट्रिक सिस्टम जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड है, और फिर एफपीएस फुट पाउंड ऑन सेकेंड, और फिर एमकेएस मीन्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। दीज आर द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर? एसआई सिस्टम जो कि मीन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपको पढ़ने पड़ते हैं। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है, सिस्टमी इंटरनेशनली द यूनिट। ये
SI का जो फुल फॉर्म है, दिस इज सिस्टमी इंटरनेशनल द यूनिट, ये फ्रेंच वर्ड है, इक्विवेलेंट टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट। SI एक्चुअली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, बट SI लिखने का मतलब होता है सिस्टमी इंटरनेशनल द यूनिट, याद रखिएगा। तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, विच इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एंड एवरीवेयर। अब इसमें क्या चीजें हैं, इसमें आपको लेंथ की यूनिट, मास की यूनिट, टाइम की यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि इन SI सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड एम्पियर, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, luminous intensity is measured in candela and amount of substance is measured in mole। ये सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट को दिया गया है। मीन्स लेंथ इज मेजर्ड इन SI सिस्टम मीटर, ये सब आप लोअर क्लासेस पढ़ते भी आए हैं। आप वहाँ बोलते हैं कि SI यूनिट ऑफ लेंथ, SI यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आप बोलते हैं सेल्सियस को SI यूनिट नहीं बोलते हैं, टेम्परेचर को, इन केस ऑफ टेम्परेचर। तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, जो कि MKS का भी वही पार्ट है, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, देन हमारे पास करंट आता है, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, लेमिनस इंटेंसिटी, ये क्वांटिटी आपके लिए नई है, जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे आप क्लास 12th में तो वहाँ पे लेमिनस इंटेंसिटी आएगा, तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी डिफिनेशन हम इसके बारे में बता देंगे, बट मोर डिटेल आप पढ़ेंगे क्लास 12th में एंड हायर क्लासेस में। तो लेमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द मोल, जो कि आप केमिस्ट्री में काफी इस पर न्यूमेरिकल्स भी करे होंगे और प्रॉब्लम्स भी करते हैं, इसको मोर डिटेल में आप पढ़ते भी हैं। ठीक, मोल के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट आप वहाँ अच्छे से पढ़ते हैं, वहाँ उतना डिटेल हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। तो दिस इज अबाउट दैट। ये हो गया SI सिस्टम, आपको याद रहेगा कि SI सिस्टम में मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, और टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडेला। तो दिस इज द केस। अब थोड़ा सा डिटेल आपको याद नहीं करने हैं ये चीजें, पॉइंट 8 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें आपको सब चीजें याद नहीं करनी है, बट बेसिक नॉलेज आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मीटर क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, 1 कैंडेला क्या होता है, 1 मोल क्या होता है, 1 केल्विन क्या होता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको बेसिक्स नॉलेज याद नहीं करने की जरूरत आपको है, ये पूछा नहीं जाएगा, बट इसके बारे में बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग दिस पॉइंट, सो दैट यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। तो हम बात करते हैं पहले मीटर के बारे में। अब 1 मीटर का वैल्यू क्या होता है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, दिस इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यू। दिस इज द 1 मीटर इज डिफाइंड एंड लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड। सोचिए, 1 सेकेंड का कितना भाग, 299,792,458 टाइम्स ऑफ 1 सेकेंड में। दिस इज द वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड। तो इतने टाइम में वैक्यूम में जितनी भी लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करे, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, 1 मीटर एक लेंथ मेजर की गई है, जिसका वैल्यू क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए लाइट इन वैक्यूम इन हाउ मच टाइम, 1 सेकेंड के कितने पार्ट्स से, 299,1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड। इतने सेकंड में जो भी लाइट ट्रेवल करती है इन वैक्यूम, तो उसको बोलते हैं 1 मीटर। ठीक, और एक स्टैंडर्ड मेजर कर दिया गया
एंड दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन कि एक लेंथ इसको एक स्केल से मेजर कर लिया गया कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, और फिर उसी स्केल के हिसाब से सो मेनी मीटर्स आर यूज। आप स्टील के भी मीटर्स यूज करते हैं, आप लकड़ी के भी मीटर्स यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं, देन आप प्लास्टिक वाले स्केल यूज करते हैं, रबड़ के स्टैंड मीटर्स यूज करते हैं, बट दैट ऑल आर मेजर्ड बाय ए स्टैंडर्ड वैल्यू। उसी से मेजर करके इसको हमने बना लिया है और अपने कन्वेंस के हिसाब से हम अलग अलग मीटर्स स्केल का यूज करते हैं। क्लियर? अब हम किलोग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं। किलोग्राम क्या होता है? इट इज द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरेडियम सिलेंडर। ये क्या है? एक आपका मिक्सचर है, मिक्स धातु है आपका मिला हुआ है, जिसमें 90% प्लेटिनम होता है और 10% इरेडियम होता है। इसको बोलते हैं प्लेटिनम इरेडियम सिलेंडर। ठीक, जिसका हाइट इज इक्वल टू, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो जिसकी हाइट कितनी है? इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, मतलब कितनी है? 3.9 सेंटीमीटर। एक ऐसा सिलेंडर जो कि किस मटेरियल का बना है? प्लेटिनम इरेडियम। ठीक, जिसकी लेंथ और डायमीटर दोनों बराबर है और वो कितनी है? 3.9 सेंटीमीटर। प्रिजर्व्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर ऑफ सेवर्स एट सेवर्स, दिस इज द प्लेस एट विच ये आपका वैल्यू रखा हुआ है। हम इसी चीज को यूज नहीं करते हैं, वहां से हमने एक स्टैंडर्ड वेट बना लिया है। आप तो कन्वेंस के लिए स्टोन का भी यूज करते हैं, ब्रिक्स का भी यूज करते हैं, मेटल्स के भी यूज करते हैं, स्टील के भी यूज करते हैं वेट्स, बट दैट ऑल आर मेजर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट। वहीं से हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं और फिर उसी को हम अपने कन्वेंस के हिसाब से किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट करके हम उसको मेजर करते हैं। तो दिस इज अबाउट कि किलोमीटर, किलोग्राम। व्हाट इज द किलोग्राम? एक ऐसा प्लेटिनम इरेडियम का सिलेंडर है जिसकी लेंथ और डायमीटर कितनी है? 3.9 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं 1 किलोग्राम। ऐसे और भी क्वांटिटी है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब हमने मीटर को डिफाइन कर लिया, किलोग्राम को डिफाइन कर लिया, हम सेकंड को देखते हैं कि 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 period of radiation corresponding to the transition between two hyperfine level of the ground state of cesium-133 atom। एक सीजियम आपका एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 133 है। इस एटम का थोड़ा सा ये डिटेल आप आगे के हायर क्लासेस में देखेंगे। एटॉमिक ट्रांजिशन आप वहां बातें करेंगे, ग्राउंड स्टेट उसमें होता है, वैलेंस स्टेट आर देयर, तो वहां से जब ट्रांजिशंस होता है तो दिस मच पीरियड 9192631770 पीरियड्स में जो भी टाइम लगता है दैट इज मेजर्ड इन 1 सेकेंड। आपको ये बेसिक आना चाहिए, इससे ज्यादा डिटेल आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं एम्पियर की। 1 एम्पियर क्या होता है? This is the 1 ampere is the constant current which, if maintained in two straight parallel conductor of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum, would produce between these two conductor a force equal to 2 × 10⁻⁷ Newton per meter of length। इसको आप क्लास 12th में डिराइव भी करते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास 2 वायर हैं ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के और उनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर है। ठीक, ये हमारी लेंथ 1 मीटर है और इसमें हम दोनों में करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक, तो इनके पर यूनिट लेंथ पे अगर इतना फोर्स प्रोड्यूस हो, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी वायर में करंट फ्लो होती है तो बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड वे प्रोड्यूस, और मैग्नेटिक फोर्स उसकी वजह से लगता है, फील्ड है तो वहां पे फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो फोर्स का वैल्यू 2 × 10⁻⁷ अगर न्यूटन है, देन वी आर सेइंग कि करंट उसमें कितनी फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर which are placed in vacuum at a distance of 1 meter will experience a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter of length। तो उस करंट को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। केल्विन की देख लेते हैं डिफिनेशन। 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ
1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, यू नो दैट कि वाटर जो होता है दैट हैज द 3 स्टेट। आपका वाइपर में होता है गैसियस स्टेट में, लिक्विड आपका वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, और सॉलिड में इन फॉर्म ऑफ द आइस। तो ये एक हमारे पास जब हम इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक हमारा एक ऐसा पॉइंट मिलता है ऑन द ग्राफ जहां पे ऑल द 3 स्टेट को एग्जिस्ट, एक साथ अगर एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स अब वहां से एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक अलग डायरेक्शन में, तो वहां जाते हैं ऊपर तो आपको गैसेस मिलेगा, नीचे आते हैं तो वाटर मिलेगा, फिर किसी और डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको सॉलिड मिलेगा, आइस मिलेगा। दैट पॉइंट इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक, वो जो भी उसका टेम्परेचर है उसका एक्चुअली आता है 1/273.1 केल्विन आता है वो टेम्परेचर। तो दिस टेम्परेचर का 1 ले लें, मतलब 1/273.16 मल्टीप्लाइड बाई 273.16 अगर केल्विन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द 1 केल्विन। तो दिस इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के टेम्परेचर का 1/273.16 जो भी टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं 1 केल्विन। नेक्स्ट हमारा है कैंडेला। कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप मोर डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वहां हम उतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे। इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक ऐसा सोर्स जिसमें रेडिएशन जो प्रोड्यूस हो जिसकी फ्रीक्वेंसी हो 540 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 हर्ट्ज एंड दैट हैज ए रेडिएंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। ठीक, बहुत ज्यादा चलना चाहिए इसमें, बस ऐसे आप समझ लीजिए कि एक हमारे पास सोर्स हो, एक लाइट हो, एक रेडिएशन हो जो इतनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इमिट करे। ठीक, और उसका रेडिएशन पावर क्या हो, वो आपका 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, ये एंगल के टर्म में है। तो ये अब मोल भी पढ़ लेते हैं कि 1 मोल, ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मोर डिटेल में पढ़े होंगे। 1 मोल भी आप देख लीजिए। 1 मोल का मतलब क्या है कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 0.12 किलोग्राम ऑफ कार्बन। C12 का पढ़ा होगा, C12 कार्बन का 1/12 टाइम्स में जितने भी एटम्स होते हैं उसको आप बोलते हैं 1 मोल। तो इसी को इसने लिखा है कि कितनी, इसका वैल्यू कितना आता है 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 एंटिटीज। तो ये इसको बोलते हैं 1 मोल। कितना अमाउंट है, मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज द एटम ऑफ कार्बन C12 इन 0.01 किलोग्राम। तो ये हो गया, ये आपने डिफिनेशंस पढ़ा ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, किलोग्राम का, मीटर का, सेकंड का, एम्पियर का, एंड देन कैंडेला एंड मोल, और फिर केल्विन। ये चीजें आपने पढ़ लिया। बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए, इसको आपको पूछा नहीं जाएगा, कहीं आपसे ये लिखा नहीं जाता, डिफिनेशन इसके नहीं आती है, बट बेसिक नॉलेज यू शुड नो ये क्या चीजें होती हैं और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्लियर? 8 पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 9 पॉइंट। ये हमारा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी तो पढ़ लिया, कितनी 7। 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, एक रेडियन होता है और एक स्टेरेडियन होता है। ठीक, रेडियन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किल है और यहाँ पे ये हमारा सेंटर है और ये, तो ये रेडियस और ये आर्क, अगर इन दोनों की लेंथ बराबर हो जाए तो जो भी ये एंगल बनता है इसको बोलते हैं 1 रेडियन। क्लियर? तो थीटा रेडियन में अगर मेजर करते हैं एंगल को तो वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क मान लीजिए L है और रेडियस R है, तो ये आपका हो जाएगा एंगल इन रेडियन लेंथ अपॉन या आर्क अपॉन रेडियस ऑफ ए सर्किल। क्लियर? अगर 1 रेडियन की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जिसकी लेंथ 1 हो और रेडियस भी इक्वल दोनों कर लें, लेंथ और आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, दोनों अगर हमारे पास बराबर हो जाए तो एंगल विल बी 1 रेडियन। अदरवाइज एंगल को अगर रेडियन में मेजर करना है तो दैट विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये चीजें हो गई।
दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट है स्टेरेडियन। इसका मतलब क्या होता है? इट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेयर। ये इन केस ऑफ ए स्फेयर होता है बाई ए सरफेस ऑफ ए स्फेयर इक्वल इन एरिया दैट ऑफ ए स्क्वायर हैविंग ईच साइड इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए स्फेयर। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल इन स्टेरेडियन अगर मेजर करते हैं तो सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक, ये आपका एक स्फेयर में होता है। और एक ऐसा क्यूब हम अगर ले लेते हैं कि वो कितना एंगल बनाता है, जिसकी सरफेस एरिया और उस स्फेयर की रेडियस का स्क्वायर का रेशियो जो होता है दैट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। और 1 स्टेरेडियन की अगर हम बात करें तो अगर सरफेस एरिया और उसकी रेडियस का स्क्वायर अगर दोनों बराबर हो जाएं तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी 1 स्टेरेडियन। क्लियर? ये चीजें हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट 10 और ये क्या है कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट इज ए सिस्टम बेस्ड ऑन ए सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट फ्रॉम विच ऑल डेराइव्ड यूनिट आर ऑब्जर्व्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। क्लियर? कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा होता है जिसमें आपके पास जो डेराइव्ड क्वांटिटी हैं दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी ओनली बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। जैसे हम बात करते हैं 1 न्यूटन, जैसे न्यूटन, या हम बात करें स्पीड या वेलोसिटी की, तो स्पीड बराबर क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट जो आती है वह मीटर पर सेकेंड होती है, तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। मीटर आपका है और पर सेकेंड का मतलब आपने डिवाइड कर दिया सेकेंड से। क्लियर? तो ये ऐसी यूनिट को हम बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि डेराइव्ड सिस्टम है and that can be expressed from the fundamental quantity but without introducing any numerical value that can be only find out either by multiplication or by division. Clear? ये चीज हो गया आपका। अब एडवांटेजेज हमारे पास क्या होते हैं ऐसा सिस्टम के, थोड़ा इसको पढ़ते जा समझते जाते हैं। इट इज ए मेट्रिक सिस्टम, रेशनल कोहेरेंट एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है विच कवर ऑल ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, क्योंकि सब जगह आपका सेम होता है, सिमिलर होता है, सो दैट इट इज इजी टू रिमेम्बर एंड उसको याद करना आसान होता है। ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट 12, और ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में भी यूज करते हैं और बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए 1 फर्मी कितना होता है? 10⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। 1 नैनोमीटर 10�9 मीटर को 1 नैनोमीटर बोला जाता है। 1 माइक्रोन हमेशा यूज किया जाता है। 10⁻6 मीटर को 1 माइक्रोमीटर या माइक्रोन बोलते हैं। 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या इसको अप्रॉक्सीमेटली 10⁻16 मीटर भी आप याद रख सकते हैं, बट इट इज एक्चुअली 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। डिफिनेशन और सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, लाइट ईयर की डिफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। हम डिफिनेशन नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो किसके बराबर होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर, मतलब 1.5 अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको हम पढ़ें तो 10⁻11 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं 1 AU या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पैरालैक्टिक सेकंड क्या होता है? पारसेक। दिस इज द यूनिट, आप में से याद रखिए, कंफ्यूजिंग होता है। पैरालैक्टिक सेकंड किसकी यूनिट है? लेंथ की। ठीक, और ये किसके बराबर होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। पारसेक किसको बोलते हैं? पैरालैक्टिक सेकेंड। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। क्लियर? अब हम थोड़े से हायर यूनिट, मीटर स्क्वायर, ये आपका है 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। 1 टन, ये आप जानते होंगे, 1000 किलोग्राम। 1 क्विंटल
इज इक्वल टू 100 kg, 1 स्लग 14.57 kg, 1 AMU किसके बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। 1 AMU की डिफिनेशन हम बता चुके हैं, तो 1 AMU बराबर कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इसके बाद हमारे पास सोलर ईयर है, 1 सोलर ईयर बराबर कितना होता है 365.25 एवरेज सोलर डेज या 366.25 साइडरल रेज। ये आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कहीं। इसके बाद हमारे पास है 1 लूनर मंथ बराबर कितना होता है 27.3 डेज। देन हमारे पास 1 सेक बराबर कितना है 10⁻⁸ सेकेंड, ये याद रखिएगा। 1 टॉर बराबर कितना होता है, प्रेशर की यूनिट है 1 mm ऑफ Hg। 1 बराबर क्या 1 बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके बराबर होता है 360 मीटर ऑफ Hg कॉलम, और ये होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। और 1 बार बराबर क्या होता है 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये किसके बराबर होता है 360 मीटर mm ऑफ Hg, और ये कितना होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको हमेशा न्यूमेरिकल्स में और ऐसे ये नॉलेज में होना चाहिए, सो दैट यू कैन डू द न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली। ये चीजें हमने पढ़ लिया। अब कुछ हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं, 10 पावर वाला जो लिखा जाता है 10 टू के पावर, उसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और ये इजी वे है फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का, तो वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इज दैट पावर ऑफ 10 which is closest to its magnitude to determine the order of magnitude of a number n, and we expressed is n is equal to n into 10 to power x, जहां पे n का वैल्यू क्या होता है 0.5 से ले ग्रेटर एंड लेस देन और इक्वल टू 5, then x will be the order of magnitude of n। इसे लिखते हैं ना कि 3 इंटू 10 टू पावर मान लीजिए 5 है, तो ये 5 क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 इंटू 10 टू पावर 5। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि दिस शुड बी हाउ मच, ये आपका 5 से छोटा होना चाहिए, क्लियर, लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 होना चाहिए, क्लियर। तो ऐसे केसेस में हम इसको बोलते हैं ये ऑर्डर बनता है। अगर 7 इंटू 10 टू पावर 5 है तो वो आपका ऑर्डर नहीं होगा, 7 को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू दिस, ठीक, जिसको हमें 0.7 करके 10 टू पावर 6 लिख सकते हैं। तो ऐसे हम करते हैं, तो हम वी आर गेटिंग द ऑर्डर। ऑर्डर में हमेशा याद रखिएगा कि जो मल्टीप्लाइड होता है दैट शुड बी लाइज बिटवीन 5 एंड 0.5। अगर उससे कम है या उससे ज्यादा है तो ऑर्डर विल चेंज, और उसको हमें प्रॉपरली इन दिस क्वांटिटी वी हैव टू राइट डाउन, ठीक, ये हो गया। बाकी ये सब मेजरमेंट के तरीके हैं, हाउ वी आर मेजरिंग। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं आपको, क्योंकि यू आर डूइंग द फर्स्ट टाइम, आप अच्छे से थोड़ा सा समझ लें तो आसानी होती है। कि जैसे हमारा है एनुअल पैरालैक्स क्या होता है, इट इज द एंगल थीटा एट विच द, ये देखिए थीटा एंगल को हम बोलते हैं एनुअल पैरालैक्स, which the semi major axis of the Earth's orbit, अर्थ के ऑर्बिट, ये अर्थ है, इसके सेमी मेजर एक्सिस ये हो गई, ऑर्बिट परपेंडिकुलर टू द स्टार डायरेक्शन इज सीन फ्रॉम द स्टार, क्लियर, ये हमारा स्टार हो गया, ये हमारा सन है, तो स्टार ये परपेंडिकुलर कि एंगल एट विच द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट परपेंडिकुलर टू द स्टार डायरेक्शन इज सीन फ्रॉम द स्टार, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एनुअल पैरालैक्स। अब हम लेंथ को मेजर करने के लिए सो मेनी मेथड आ गए, कुछ हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, कुछ इनडायरेक्ट मेथड है, बस जल्दी से इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत डिटेल में इसको नहीं जाएंगे। जैसे हमारा है रिफ्लेक्शन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो उसमें हमारा है रिफ्लेक्शन और इको मेथड। ये क्या होता है, द डिस्टेंस एस ऑफ ए हिल कैन बी मेजर्ड बाई नोटिंग द टाइम इंटरवल टी। ये आप जब सोनोमीटर क्लास 9th में जब आपने सोनार पढ़ा था तो वहां पे इसी चीज को यूज करते हैं, टी ऑफ सेंडिंग ए साउंड वेव टुवर्ड्स द हिल एंड रिसीविंग बैक इट्स इको। जैसे हमारा अगर मान लीजिए डिस्टेंस कितनी होगी, यस बराबर स्पीड ऑफ द, हमारे पास अगर लाइट है तो स्पीड ऑफ द लाइट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, कितना रिटर्न होने में समय लग रहा है, और फिर
साउंड की अगर स्पीड हम सी क्या है, साउंड की स्पीड हम बोल सकते हैं अगर हम साउंड यूज कर रहे हैं तो इको मेथड में या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, तो स्पीड ऑफ साउंड अगर लीजिए अगर सी है, वी आप यूज करते थे। टी क्या है, दिस इज अ टाइम ऑफ सेंडिंग ए साउंड वेव टुवर्ड्स द हिल एंड रिसीविंग बैक इट्स इको, टोटल टाइम आपका दिया हुआ है। यहाँ से आपको रिसीवर से जाने में, वहां से रिटर्न होके आने में, जाने और आने में टोटल टाइम अगर टी लग रहा है तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई जिस टाइम होता है, और टाइम क्या हो जाएगा टी अपॉन 2, क्योंकि हम एक ही तरफ के लेंगे ना, ये हमारा टी अपॉन 2 हो गया, टोटल टाइम टी है। तो ये हमारा एस इज इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन 2। तो इस प्रिंसिपल को हम यूज करके रडार और सोनार्स की पोजिशंस को या डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो सिलेबस में आपको है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। कि सबसे पहले हमारे पास है डायमेंशनल फार्मूला, ठीक, फिर डायमेंशनल फार्मूला, ये हमारा मेन चैप्टर का है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इट इज एन एक्सप्रेशन which shows high and which of the fundamental units of mass, length and time occur in derived unit of a physical. जैसे हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं एम एल पावर टी पावर -1, एम एल टी -1 लिखते हैं ना, सॉरी एम ए पावर 0, एम पावर 0, एल टी पावर -1 या एल टी पावर -1 लिखते हैं स्पीड के केसेस में। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड क्वांटिटी है, दिस इज द डेराइव्ड क्वांटिटी, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, आपको मास पे डिपेंड नहीं करती है क्योंकि उसका पावर 0 है, लेंथ पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है। एंड हाउ इट डिपेंड्स, तो इसी को बोलते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला से हमें क्या पता चलता है कि हाउ दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट एंड विच क्वांटिटी आर देयर एंड हाउ मेनी टाइम्स आर देयर। ये पूरी आइडिया डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पता चल जाता है। क्लियर कि डायमेंशनल फार्मूला इज द वन विच बाय विच ए डेराइव्ड क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। क्लियर, अब हम बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशंस को देख लेते हैं कि द इक्वेशन विच एक्सप्रेसेस ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, ठीक, लेंथ एंड टाइम, इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे हम मान लेते हैं कि फोर्स है तो फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, इसका जब हम यूनिट एम एल टी पावर -2, ये इक्वेशन दिस इज नोन एज द डायमेंशनल इक्वेशन और इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला है और दिस इज द डायमेंशनल यूनिट, ठीक, ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन होगा एम एल टी पावर -2। तो डायमेंशन और डायमेंशंस क्या है, मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन 1 है और टाइम की डायमेंशन क्या है -2। तो ये डायमेंशंस भी होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला आपने समझ लिया, डायमेंशनल इक्वेशंस आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, एक क्विक रिवीजन हम इसको पढ़ा दे रहे हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपका है दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ए फिजिकल इक्वेशंस will be dimensionally correct if the dimension of all the terms occurring on both sides of equation are same। जैसे मान लीजिए अगर हम स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो इसकी जो भी डायमेंशन होगी ये कितनी होती है, एल टी पावर -1, इसकी डायमेंशन भी आपका एल टी पावर -1 होगी, ठीक। तो अगर दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है, ठीक, देन दैट क्वांटिटी दैट विल बी करेक्ट। डायमेंशनली इसको बोलते हैं कि डायमेंशनली दैट इक्वेशन विल बी करेक्ट। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास है v बराबर u प्लस ए टी, तो ये इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, इन दोनों टर्म की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग होता है। हमारा v बराबर u स्क्वायर कर दें तो दिस विल बी, ठीक। तो हम डायमेंशनली इसका यूज भी करते हैं चेक करने के लिए। तो डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का मतलब यही है कि डायमेंशनली दैट शुड बी करेक्ट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पढ़ लिया।
अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन। ये आपको 3 यूज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको काफी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स ही आपको करने होते हैं। पहला यूज क्या है? टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द सिस्टम ऑफ अनदर या अदर सिस्टम में। ये फार्मूला आपने पढ़ लिया ना, n1 u1 बराबर n2 u2। n1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट, u1 इज द यूनिट इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट, बराबर n2 क्या है? दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, और u2 क्या है? दिस इज द यूनिट इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये चीजें हम फार्मूला का यूज करके हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 5 न्यूटन, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है डाइन में। आपको पता होगा सीजीएस सिस्टम इसको डाइन बोलते हैं और ये एमकेएस सिस्टम इसको न्यूटन बोलते हैं, ठीक। या हमें दे दिया है मान लीजिए 5 मीटर दिया हुआ है, इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो हम सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर रहे हैं ना। तो ये चीज हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल का कांसेप्ट यूज करके, ठीक। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, तो ये हमें पता चल गया 5 क्या है? दिस इज द सिस्टम, ये न्यूटन में दिया हुआ है, तो न्यूटन में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 5। सिस्टम ऑफ यूनिट n1 क्या है? u1 क्या है? न्यूटन हो गया। न्यूटन को हम कन्वर्ट कर लेंगे इन फंडामेंटल यूनिट, जो कि हमें यही पता करना है, यही तो हमें पता करना है। डाइन हमें पता है कितना पता होगा, दूसरे सिस्टम में यूनिट क्या है, किसमें कन्वर्ट करना है वो हमें पता रहेगा। तो सिर्फ हमें पता करना होता है न्यूमेरिकल वैल्यू कि उस सिस्टम में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, ठीक। जैसे एनर्जी जूल में दी हुई है कि आपको 10 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में, ठीक। तो आपको क्या दिया हुआ है? अर्ग दिया हुआ है, मतलब दूसरे सिस्टम की यूनिट दी हुई है, u2 दिया हुआ है। 10 मतलब दिया हुआ है, मतलब n1 दिया है, पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है। जूल दिया हुआ है, मीन्स पहले सिस्टम में यूनिट दी हुई है। सिर्फ आपको यही एक क्वांटिटी है जो कि नहीं पता है और वही आपको पता करना है कितना होगा। तो इसको निकालने का तरीका यहीं से आपका हो जाएगा कि n2 बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा। सेम क्वांटिटी है तो उसकी डायमेंशन सेम होगी। तो क्योंकि ये एनर्जी की यूनिट है, वर्क की यूनिट है, ये भी एनर्जी या वर्क की यूनिट है, तो दोनों की डायमेंशन तो सेम होगी। अब क्या हो जाएगा? n2 बराबर दिस विल कम डाउन ऑफ दिस, तो ये हमारा होगा n1 m1 upon m2 power dimension of that quantity, L1 upon L2 power dimension of that quantity, T1 upon T2 power dimension of that physical quantity। ये क्लियर हो गया? m1 क्या है? फर्स्ट सिस्टम में किसमें मेजर किया गया है वो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यही अगर हम बात करें तो इसमें हमारा किलोग्राम में होता है, लेंथ किस में होता है? मीटर में होता है, टाइम किस में होता है? सेकंड में होता है। यहाँ पे यही ग्राम में हो जाता है, सेंटीमीटर में हो जाता है, सेकंड रहता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो ये हमारा हो गया हाउ वी कैन कन्वर्ट ए सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। कि अदर सिस्टम में हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू, ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो इजीली कर सकते हैं कि n2 बराबर n1 ब्रैकेट में m1 अपन m2 पावर a, L1 अपन L2 पावर b और T1 अपन T2 पावर c, where a b c are what? A, B, C are the dimensions of that physical quantity which can be derived from या which can be find from the dimensional formula of that quantity। ये चीज हो गया। दूसरा क्या इसका यूज है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए अगर आपने लिखा है फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, तो हम चेक करें कि ये सही है कि नहीं फार्मूला, तो हम डायमेंशनली इसको करेक्ट कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? इसकी डायमेंशन